हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस में आपका दोस्त राज प्रजापति लेके आया हूँ। आज सामान्य विज्ञान के साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन के साथ में आपके दो तीन क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। ताप का, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन दिए हैं मॉल, एम्पियर, कैंडेला और केल्विन। तो ताप का एसआई मात्रक होता है दोस्तों केल्विन होता है। क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, इसको के से भी डिनोट किया जाता है। सॉरी, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। तो हम और भी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ हम ताप का एसआई मात्रक केल्विन करके उसको फ्री नहीं छोड़ते हैं, बाकी का भी हम देख लेते हैं कि भैया मोल की बात करेंगे। मोल ये भी एसआई मात्रक है, तो सब एसआई मात्रक दे रखे होंगे। ठीक है, तो इसमें से एक हमारा आंसर हो गया कि ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन होगा। तो मोल किसका मात्रक है? मोल किसका एसआई मात्रक है? ये होता है पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है मोल। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? मोल। एम्पियर, एम्पियर किसकी मात्रा है? एम्पियर धारा की इकाई है। धारा, धारा बोले तो करंट। ठीक है, धारा, धारा की इकाई क्या है यहाँ पर? एम्पियर है। धारा को हम काय में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। और पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं? मोल में। ठीक है, उसकी इकाई मोल होती है। यहाँ पर केल्विन किसकी इकाई है? ताप की इकाई है। और कैंडेला किसकी इकाई है? ये कैंडेला है ज्योति तीव्रता की। तो दोस्तों लिख लीजिएगा आप, है ना। एक क्वेश्चन के साथ में चार चार क्वेश्चन हमारे क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ताप का एसआई मात्रा केल्विन, ज्योति तीव्रता की क्या इकाई है? कैंडेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन मतलब कोई वस्तु अगर स्थिर है एक जगह पर, एक जगह पर ही रखी है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन, दैट मीन्स वो अपनी जगह छोड़ देगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? विस्थापन। इसको विस्थापन का वी प्लस स्थापन। स्थापन मतलब दूसरी जगह स्थापना उसकी। वी यानी क्या होता है? दूसरी जगह। वी यानी क्या होता है? दूसरी जगह, अन्यत्र जगह, अन्य कोई जगह पर। तो दूसरी जगह पर किसी चीज़ का स्थापना हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, कोई वस्तु स्थिर है एक जगह है, उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है दोस्तों। इस विस्थापन के अलावा इसमें और भी पॉइंट दे रखे हैं। दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति क्या होती है? आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, जिसके अंतर्गत क्या होता है? वो एक पॉइंट पर अटका हुआ रहता है और वो जो पेंडुलम होता है एक निश्चित पाथ पर, एक निश्चित पाथ पर एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है। ये ही दोहराने वाली क्रिया, ये इसकी क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं दोलन गति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला कि वृत्ति गति। वृत्ति गति क्या है? वृत्ति से जैसे कि आपको समझ में आता है वृत्त। वृत्ति गति जैसे कि हम देखते हैं कोई एक पहिया है, बीच में सेंटर पे कहीं एक पॉइंट पर अटका हुआ है और वो उस पॉइंट के इर्द गिर्द कंटिन्यू चक्कर लगाता है, उस गति को क्या कहते हैं? हम वृत्ति गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि मान लो हमने एक हाथ में डोरी ली हुई है, रस्सी ली हुई है और उसके एक और कुछ बांध दिया और उसको घुमा रहे हैं, तो एक अक्ष के इर्द गिर्द किसी दूसरे पदार्थ का या पॉइंट का कंटिन्यू चक्कर लगाना, वो उसकी वृत्ति गति कहलाती है। तो ये यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन। डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आलू पौधे का होता है। आलू पौधे का होता है, दैट मीन्स कौन सा भाग होता है? जड़ होता है, तना होता है ना। ठीक है, तो इनमें से हमको बताना है। ऑप्शन रहेंगे इस प्रकार से। तो आलू पौधे का क्या होता है दोस्तों? तना होता है। आलू पौधे का क्या होता है? तना, क्योंकि ये किसके अंदर होता है? तना हमेशा जमीन के अंदर होता है और आलू कहाँ उगता है? जमीन के अंदर होता है। तो आलू पौधे का क्या होगा? तना। इसी प्रकार से तने वाले और पौधे कौन कौन से हम वो भी देख लेते हैं। तने वाले वैसे पौधे जिनको तना कहा जाता है ना। आलू पौधे का क्या होता है? तना होता है। वैसे ही लहसुन पौधे का तना होता है, प्याज पौधे का तना होता है, अदरक पौधे का तना होता है। तो ये आलू पौधे का होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ में हमने और क्वेश्चन भी देख लिए कि लहसुन, प्याज और अदरक ये भी पौधे का क्या होता है? तना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? एक शिशु, एक छोटे बच्चे के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या होगा?
प्रोटीन होगा, वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, या नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या होगा? प्रोटीन होगा। सबसे आवश्यक क्या होगा? प्रोटीन होगा। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो माँ का दूध पीते हैं, ठीक है, वो जब डॉक्टर उनको क्या सलाह देते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो, कि इनको खाना मत खिलाइए, अभी रोटी वगैरह नहीं खिलाना है, इनको क्या कीजिएगा, दाल, और दाल भी नहीं, दाल का पानी हमको बच्चे को पिलाना है, तो वो उसी से तंदुरुस्त हो जाता है, उसी से स्वस्थ हो जाता है बच्चा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दाल में प्रोटीन पाया जाता है और उसके पानी में भी प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए बच्चे को दाल का पानी पिलाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन शिशु के विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होता है? प्रोटीन, और दाल में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए दाल ना खिला के दाल का पानी शिशु को पिलाया जाता है। अगला देखते हैं वसा। वसा क्या होती है? यह चर्बी जिससे बढ़ती है हमारा जो, जिसे कहते हैं वसा, जैसे कि हाँ तेली चीज़ों में मिलता है, तेल है ना, घी है, इनसे दूध है, तरी वाला दूध, मोटा दूध है, भैंस का दूध है, उनमें वसा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमको किससे मिल जाती है? दलिए से मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा दलिए से मिल जाता है हमको कार्बोहाइड्रेट। रोटी हम खाते हैं, उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है, तो शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या होगा? प्रोटीन होगा। ये क्वेश्चन है कि एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? एक स्थायी वस्तु मतलब कि एक वस्तु एक जगह पर रखी तो उसमें क्या रहेगा? क्या वेग रहेगा? क्या वेग रहेगा क्या रुकी हुई वस्तु में? भैया वेग तो क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पर हम जाते हैं किसी वेग से, किसी वेलोसिटी से। वेग मतलब कि क्या होता है? विस्थापन बटे समय। समय के साथ उसमें विस्थापन हो, लेकिन उसने क्या कहा? एक स्थायी वस्तु में क्या रहेगा? वेग रहेगा क्या? नहीं। समय, इसमें भी द्रव्यमान गुणित वेग होता है। ठीक है, त्वरण, ये भी वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, कहीं ना कहीं वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब एक जैसे हैं जो कि चलती हुई वस्तुओं में ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन ऊर्जा एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? अब आप कहेंगे कि रुकी हुई वस्तु में ऊर्जा कहाँ से आ गई चलती हुई में? तो दोस्तों, चाहे वस्तु रुकी हुई हो, ठहरी हुई हो या चलती हुई हो, सब में ऊर्जा पाई जाती है। ऊर्जा हर कहीं पाई जाती है। ऊर्जा को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, ये खत्म नहीं होती है ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में बता रहा हूँ कि चाहे वस्तु रुकी हो या फिर चलती हुई हो, उनमें ऊर्जा होता है। जो स्थिति मतलब एक जगह रुकी हुई वस्तु है उसमें अगर होगी तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, और चलती हुई वस्तु में होगी तो उसको कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हम कहेंगे कि जो रुकी हुई उसमें ऊर्जा कहाँ से होगी? अरे भैया, उस एक जगह रुकी हुई उसको आप जब भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसमें हमको बल का प्रयोग करना पड़ता है, और वो वस्तु अपने आप में परिवर्तन का विरोध करती है। आप किसी चीज़ को उठाते हैं, वजनी है, वेट है उसमें, तो आसानी से उठती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा है, तो वो अपने आप में किसी भी चीज़ के परिवर्तन का विरोध करती है। इसलिए रुकी हुई वस्तु में, एक स्थायी वस्तु में, एक जो स्थित है एक जगह, उसमें भी ऊर्जा पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? ऊर्जा रहती है। ठीक है, चलती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा पैदा हो जाती है। ठीक है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, और वस्तु में स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब वेग क्या होता है? वेग के बारे में हम देख लेते हैं। वेग क्या होता है? हमारा विस्थापन बटे समय होता है दोस्तों। वेग होता है विस्थापन बटे समय। अब हम संवेग को डिस्कस कर लें कि संवेग क्या है। तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग, क्योंकि वेग तो इसमें भी आ गया। देखो, वेग जो है विस्थापन बटे समय, मतलब समय के साथ किसी वस्तु में विस्थापन होना। और एक इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करा हमने कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है? अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह बदल देना। वी ने दूसरी जगह स्थापन हो जाना, मतलब कि वो एक उस जगह का उसका परिवर्तन कर दिया। तो विस्थापन बटे समय, समय के अनुसार किसी चीज़ में परिवर्तन हो जाना। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुणित वेग। उसके द्रव्यमान और वेग के गुणा को हम संवेग कहते हैं। तीसरा डिस्कस कर लेते हैं हम, त्वरण क्या है। त्वरण में भी वेग होता है। त्वरण में क्या होता है कि वेग में परिवर्तन बटे समय। अब हम सोचेंगे कि अरे त्वरण तो हमने सुना नहीं है। अरे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनने सुना है, और जिनने नहीं सुना उनको बता दूं कि आपने देखा होगा, आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके अंदर आप क्या कहते हैं उसको, एक को जिससे गाड़ी दौड़ती है हमारी रेस, उसको एक्सीलरेटर भी कहते हैं, है ना। हमारे गाँव की भाषा में एक्सीलेटर बोल देते हैं वो सारे, एक्सीलेटर है ना। तो वो होता है एक्सीलरेटर, और एक्सीलरेटर का हिंदी वर्ड होता है त्वरण। क्योंकि आपने देखा होगा गाड़ी तेज भी चलती है, धीरे भी, तो वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो वही है त्वरण, वेग में परिवर्तन बटे समय। समय के साथ वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। समय के साथ वस्तु में परिवर्तन, विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह स्थापन, वेग कहलाता है। संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणित वेग को हम संवेग कहते हैं। और एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? हमेशा ऊर्जा रहती है। एक
स्थायी वस्तु में हमेशा क्या रहती है, ऊर्जा रहती है। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है? तो दोस्तों वो विटामिन है विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है ना, विटामिन सी। तो और नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है ना, हर उन खट्टे पदार्थों में हमारा विटामिन सी पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। हम शिकंजी पीते हैं तो ठंडी पीते हैं ना, ठीक है, वैसे भी गर्मी में पियेंगे तो ठंडी पियेंगे, अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा रक्त समूह सर्वत्रग्राही होता है? ए बी पॉजिटिव। कौन सा रक्त समूह सर्वत्रग्राही होता है? ए बी पॉजिटिव। अब याद आया मुझे पढ़ाते हुए कि पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन गलत बताया था, उसका किसी दोस्त ने वापस से कमेंट नहीं किया कि सर ये गलत है या सही है, तो हम उसको सही कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को कैंसर डे मनाया जाता है, लेकिन नहीं दोस्तों, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ रहे इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए कि क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने एक क्वेश्चन ही दिया था वैसे, है ना, ऐसा नहीं है कि आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वापस यहीं से। ठीक है, कम टू द पॉइंट। कौन सा रक्त समूह सर्वत्रग्राही है? ए बी प्लस, ये सर्वत्रग्राही रक्त समूह ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मार्स गैस का मुख्य भाग क्या है? ये आता है और 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मार्स गैस का मुख्य घटक कौन सा है? आपने मूवी देखी होगी मार्स, मार्स वाली, है ना, उसके अंदर हीरो कौन था? मिथुन था। आप याद रख लो मिथुन था, वो कोई भी हीरो हमें मतलब नहीं है, याद रख लो मार्स कौन था? मिथुन था। तो आपको याद हो जाएगा कि मार्स गैस का मुख्य भाग कौन सा होगा? मीथेन होगा। कौन होगा? मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। आप याद रखिएगा। ठीक है, मार्स गैस का मुख्य भाग कौन सा हो जाएगा? हमारा मीथेन हो जाएगा और वो हो जाएगा CH4। सिर्फ याद करने के लिए हमने इस प्रकार से उसको डिस्कस किया। घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? घरों में जो विद्युत धारा होती है वो कितने वोल्ट की होती है बताइए। ठीक है, घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है, हम उसको डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? ये 220 वोल्ट। घरों में जो विद्युत धारा प्रयुक्त होती है वो 220 वोल्ट तक होती है। जैसे हमारा ये जो लाइट आ रही है, करंट आ रहा है, हमको सबको हर घरों में कितनी जा रही है? 220 वोल्ट करंट हमारे वोल्टेज हमारे घर में आता है। 220 वोल्ट से ज़्यादा हमारे घरों के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? सोडियम का, तो सोडियम का रासायनिक संकेत होगा Na। तो एक संकेत वाला क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम एक के साथ में 4 और भी हैं तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, कोई सा भी आ सकता है ना। तो सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होगा? Na होगा। ये Cl किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ठीक है, क्लोरीन का होता है। और K किसका होता है? पोटेशियम का होता है। लिख लीजिएगा, पोटेशियम का K, क्लोरीन का Cl, और C किसका होता है? कार्बन का। C किसका होता है? कार्बन का। तो इस प्रकार से हमने सामान्य विज्ञान के, साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आई होप यू लाइक। और जिन दोस्तों ने ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी। एंड आप शेयर भी कीजिए इसको, वो मेरे दोस्त जो आर्मी की कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सामान्य विज्ञान के जो मैं क्वेश्चन पढ़ा है और मैंने जो जीके के क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो सिर्फ आर्मी में ही आते हैं, वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स शेयर इट। ओके, तो दोस्तों आर्मी के एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को एनर्जेटिक रखिए। ठीक है, आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, क्योंकि हमको हमारा 100% एग्ज़ाम में भी देना है और फिजिकल में भी देना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जैसे कि मैंने बताया है कि सपने वो नहीं हैं जो आपको सोने के बाद आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि सोए नहीं, आप बिल्कुल सोएं और अच्छे से तैयारी करें। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारा गोल, हमारे आर्मी पर रखें। बाकी ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। अच्छे लोगों में रहेंगे, अच्छी सोच डेवलप होगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, है ना। और आई होप यू लाइक द वीडियो एंड बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे आप पे, आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। जय श्री महाकाल।